Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Tehmeena Shahryar and I'm here to teach you Object-Oriented Programming course. Today we will cover lecture number 1, which is Introduction to Object-Oriented Programming. कोर्स डिस्क्रिप्शन प्रोग्रामिंग की सीरीज़ का ये आपका तीसरा कोर्स है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इनफैक्ट आपके केस में आई थिंक इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का कोर्स पढ़ा, जिसमें आपने कंप्यूटिंग एज ए जनरल फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की। इसके बाद आपने इंट्रोडक्शंस टू प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा, जिसमें आपने सीखा कि एक प्रोग्राम को कैसे लिखना है। आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपके केस में C# है, आपने उसका सिंटैक्स सीखा। आपने देखा कि उसके क्या बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं। फिर आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए आप अपनी लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, और आपने फिर डिफरेंट सिनेरियोज़ में आपने अपनी लॉजिक को यूज़ करते हुए सोल्यूशन जनरेट किया। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो स्किल एक प्रोग्राम को कंसीव करना और फिर उसको कोड करना वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में इस स्किल को वो बेसिकली डेवलप किया जाता है। अब जो आप कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आपका प्रोग्रामिंग की सीरीज़ का तीसरा कोर्स है, और ये एक एडवांस्ड लेवल का कोर्स है जिसमें आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से एक स्टेप आगे बढ़ के आप इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि आप एक प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि इस कोर्स के लिए ये एज्यूम किया जाता है कि आपकी प्रोग्रामिंग की जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, आपकी प्रोग्रामिंग की लॉजिक वो बिल्डअप है। ठीक है, अब ये उससे आगे की बात है कि आपने किस तरह से इस कोड को एक बेहतर तरीके से लिखना है कि आप कम से कम कोड से मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सको और आप फास्ट एप्लीकेशन बना सको। ठीक है, और जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो आपको इनेबल करती है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कुछ इस फॉर्म में उसका सलूशन जनरेट करें, एक ऐसा मॉडल वो जनरेट करें, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हो, which will be very close to real world मॉडल, और फिर उसको वो कोड में ट्रांसलेट किया जाए, जो कि बहुत इजी होता है टू मैनेज। उसमें अपडेशंस आसान होती हैं, उसमें अगर हम कुछ फीचर्स को या फंक्शंस को डिलीट करना चाहते हैं वो आसान होता है। उसमें डिफरेंट चेंजेस वो इजीली हो सकती हैं, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट होती है, और वो बहुत अंडरस्टैंडेबल होता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए डेवलप किया जाता है वो मॉडल, और उस मॉडल को कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो एनीवेज इस कोर्स में हम फर्दर इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम फर्दर और आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में थोरली देखते हैं, तो हमें ये फर्दर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वो
वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे और इवेंचुअली किस तरह से हम जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैपेबल हो जाएंगे एनालाइज करना इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन। Course objectives. The main objective of this course is to understand what exactly is object oriented paradigm और इसे किस तरह से perceive किया जाता है, ठीक है, from real world problem statements। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, इन सब को जो है वो इस कोर्स में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और हम इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही हम इसका स्टार्ट जो है वो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि जो हमारी प्रीवियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम थी, जो कि प्रोसीजरल पैराडाइम थी, उसके अंदर क्या लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से वी हैड टू मूव टूवर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो दीज आर और कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं वन बाय वन। डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिसमें हम इन डिटेल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको हम स्टडी भी करेंगे और हम उनको जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे विद सम एग्जांपल्स। टैकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसमें हम कुछ केस स्टडीज़ लेंगे, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लेंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सोल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। हैंडल ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम थॉरोली जो है वो स्टडी करेंगे और एट दैट पॉइंट यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से जो है फंक्शन ओवरलोडिंग तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, ठीक है, ये उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो कि है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कि इस तरह के ऑपरेटर्स को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरह से जो है वो मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम थॉरोली उसको पढ़ेंगे और हम इसकी यूटिलिटी वहाँ पे देख लेंगे। देन इम्प्लीमेंट inheritance, polymorphism, encapsulation and related features of OOP, ठीक है। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इन डिटेल जो है वो थोरोली स्टडी करेंगे और हम इनको जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम इसकी यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह का एडवांटेज हमें जो है वो ड्यूरिंग कोड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और किस तरह से हमारी एप्लीकेशन को ये इन्हांस करते हैं। देन हैंडल कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यही जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, ये बड़े इफेक्टिवली हमारी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मॉडल को हैंडल करता है, ठीक है। इसको हम जब हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो फिर हम इसको इन डिटेल उसमें देख लेंगे, ठीक है। देन इम्प्लीमेंट जेनेरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मैनिपुलेट एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम एक जनरल सोल्यूशन देके उसको जो है वो मल्टीपल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ही एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, कि डिफरेंट जो है वो एरोनियस सिचुएशंस को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमारे पास किस तरह के डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शंस, एरर्स आते हैं और हम उनको किस तरह से इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ग्रेसफुली डिग्रेड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि
आपकी एप्लीकेशन एकदम क्रैक हो जाए, बल्कि अगर कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आती है तो हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, एक तो हम इस चीज़ को देखेंगे, उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही, ठीक है, एक्सेप्शंस, एरर्स प्रोड्यूस कर रही है, तो हम उसको किस तरह से जो है वो उन एरर्स को हम कैच कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको फिर रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इन कॉन्सेप्ट्स को हम सी शार्प लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। और सी शार्प लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में सी शार्प को स्टडी किया। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि हम इस कोर्स में कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने नहीं जा रहे, ठीक है, बल्कि हम डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करने जा रहे हैं जिनके थ्रू हम ज़्यादा अफेक्टिवली जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, और वो प्रोग्राम्स अच्छे कैसे हो सकते हैं? वो प्रोग्राम्स अच्छे इस तरह से हो सकते हैं कि वो ज़्यादा फास्ट हो, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट उनमें हो। ठीक है, और ये मैं आपको विद टाइम टू टाइम एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट करती है। ठीक है, किस तरह से वो आपके रैम के ऊपर जो है वो लोड को जो है वो रिड्यूस करती है। ठीक है, वो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। लेकिन एनीवेज यहाँ पे जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि हम कोई एक नई लैंग्वेज सीखने नहीं जा रहे, हम कोडिंग सीखने नहीं जा रहे। ठीक है, हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फर्दर इन्हांस करने नहीं जा रहे, बल्कि इस कोर्स का प्री रेक है कि आपके जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है वो आपका क्लियर होना चाहिए। मींस कि प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, प्रोग्रामिंग की लॉजिक आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और ये उससे आगे की बात है कि अब हमने अपने कोड को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ठीक है, मींस कोड आपको लिखना आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको जो उसका प्रोग्रामिंग का सलूशन जनरेट करना आना चाहिए। ठीक है, ये उससे आगे की बात है कि उस कोड को हमने किस तरह से इस तरह से लिखना है कि हम उसको जो है वो कम से कम कोड से ज़्यादा फंक्शनैलिटी अचीव कर सकें, कि हम रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकें। ठीक है, और मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स कि जितना कोड हमें चाहिए सिर्फ वही रैम में लोड हो, बाकी लोड ना हो। ठीक है, ताकि जो हमारी लार्ज एप्लीकेशंस हैं वो फास्ट रन कर सकें। तो बेसिकली हम इस तरह की टेक्निक्स देखेंगे कि हम किस तरह से जो हमारा जो कोड हमने लिखा है, ठीक है, उसको हम किस तरह से जो है वो मैनेज करें कि हम उससे जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव कर सकें। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी, इन द फॉर्म ऑफ memory management, ठीक है, in the form of easy updations। ठीक है, कि हमने अगर अपने कोड को मॉडिफाई या चेंज करना है तो सारा कुछ हमारे लिए आसान हो, जो कि हम आगे चल के कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे कि वो किस तरह से प्रोसीजरल पैराटाइम में जो है वो हमारे लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उनके सॉल्यूशंस देगी। ठीक है, तो आप देखो कि क्या है कि हम जो लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं वो वही लैंग्वेज है जो आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में पढ़ी। ठीक है, here you can see a list of textbooks that you can follow in this course. You can also easily get your first book online available at this URL. Grading policy, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम होता है और स्टूडेंट्स को बहुत अजीज़ भी होता है कि उनकी मार्किंग किस तरह से होगी और
उनकी ग्रेडिंग जो है वो किस तरह से होगी। तो हम वही स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो है वही फॉलो करेंगे, जिसमें मिड टर्म के 30% मार्क्स हैं, क्विज़ेस के 10%, असाइनमेंट्स के भी 10% और फाइनल एग्ज़ाम्स के 50%। ठीक है, देयर विल बी 2 असाइनमेंट्स एंड 2 क्विज़ेस। Quizzes may be announced or unannounced, ठीक है, it depends कि क्या circumstances हैं, ठीक है, तो उन्हीं के बेस पे होगा। It is possible कि sometimes announced हो और sometimes unannounced भी हो। Similarly आपकी 2 assignments हैं, ठीक है। आपका कोई भी जो कोर्स है ना, उसमें जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बेसिकली आपको कोर्स की समझ तभी आती है जब आप अपनी असाइनमेंट्स करते हैं और आप उनको खुद करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कोर्स होता है उसमें आपको जो है वो सिर्फ सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही होती है। तो जो आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, या जो आपका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो कब बिल्ड होता है, जब आप असाइनमेंट करते हो और आप उसको खुद करते हो, ठीक है। और सिमिलरली जब आप लैब वर्क करते हो, ठीक है। ये जो कोर्स है आपका, इसकी आपको जो है 20 to 30% अंडरस्टैंडिंग हर एक कॉन्सेप्ट की आपको जो है आपके क्लास के लेक्चर्स में होगी, लेकिन इसकी जो 100% अंडरस्टैंडिंग है वो आपको तभी होगी जब आप लैब में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखोगे, ठीक है। और ओवरऑल उस कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है और जिसको कहते हैं कि वो जो लाइफ टाइम लर्निंग है, वो तभी पॉसिबल है जब आप असाइनमेंट्स को खुद करोगे। ठीक है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है, ठीक है, या स्पेशली अगर असाइनमेंट के अंदर आपको जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप डिस्कशन करें, आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कशन करें, आप अपने आपके जो कोर्स टीचर है उससे डिस्कशन करें, जो आपके लैब इंस्ट्रक्टर हैं आप उनसे डिस्कशन करें, क्योंकि डिस्कशन जो है एक हेल्दी वे है अपने कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करने का, ना कि आप जो है कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट्स को सबमिट करवा दें। अगर आप ये मेथड अडॉप्ट करेंगे तो आप कभी भी जो है इस कोर्स के कॉन्सेप्ट्स को नहीं पिक कर सकेंगे, ठीक है। और इस कोर्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे चल के आपको जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसका ये कोर पार्ट है, ठीक है। ये डेटाबेसिस में भी आ रहा होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, डिज़ाइन में भी आ रहा होता है। तो अगर यहाँ पे आपकी ये फाउंडेशंस वीक होगी तो आप फिर बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इजीली नहीं अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो इसके लिए आपकी असाइनमेंट्स, आपका लैब वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हर असाइनमेंट जो होती है वो बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से होती है, ठीक है। और जब फिर आप उस पर काम करते हो तो वो बेसिकली वो असाइनमेंट आपको मजबूर करती है कि आप उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो है वो आप आप सोचो, अपने माइंड को एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसमें बुरी बात यह है कि ऑब्वियसली आपका माइंड जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, ठीक है। और हर असाइनमेंट जो कि आपको स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में सोचने में मजबूर कर रही है, आप जो है उस फेज से स्किप हो जाओगे और आपकी जो अपनी ओरिजिनल थॉट्स हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली नहीं आएंगी तब तक जब तक कि आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे। और वही जो आपकी ओरिजिनल थॉट्स हैं, जो आपको कन्फ्यूजन आती है और जब आप उसको रिजॉल्व करते हो, उसी में आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। और इसके लिए एक बड़ी एक मशहूर सी इंग्लिश फ्रेज है कि आई हियर आई फॉरगेट, ठीक है। ये जो आप कोर्स में पढ़ रहे हो या सुनते हो जो भी लेक्चर्स हैं,
यू विल ईजीली फॉरगेट देम, ठीक है। लेकिन आई डू आई लर्न, तो जो आप प्रैक्टिकली करोगे, जो कि आपके असाइनमेंट्स हैं, जो आपका लैब वर्क है, ठीक है, तो वो आपकी जो है वो लर्निंग जो है वो लाइफ टाइम होगी, ठीक है। तो अगेन असाइनमेंट्स की जब बात आती है तो पहली बात तो ये होगी कि वो कॉपीड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई से भी 2 स्टूडेंट्स जिनकी असाइनमेंट कॉपीड हुई तो उनको डायरेक्ट स्ट्रेट अवे 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा लेट सबमिशंस जो हैं उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। अगर आप विद इन 24 आवर्स जो है वो जमा करा देते हो जो भी आपकी ड्यू डेट है, तो फिर 10% मार्क्स की रिडक्शन है। लेकिन अगर आप जो है उससे लेट हो जाते हो, ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स देयर विल बी 100% रिडक्शन ऑफ मार्क्स। अच्छा, आज के लेक्चर में हम 2 मेन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके मॉडल्स, उसके क्रिएशंस को हम जो है वो अपने सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेके क्या मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है, जो कि कुछ तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि हम क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कोई जो है प्रोग्रामिंग लॉजिक सीखने नहीं जा रहे, बल्कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम मेथड सीखने जा रहे हैं, और उसी को हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे फर्दर आगे चल के। और उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम्स विद प्रोसीजरल पैराडाइम, ठीक है, कि प्रोसीजरल पैराडाइम जो है उसमें ऐसे क्या इश्यूज थे कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसकी ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको पता चलेगा कि जब तक ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी तो उससे पहले क्या इश्यूज थे, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किन इश्यूज को रिजॉल्व कर रही हैं, ठीक है। तो फिर हम जो है सबसे पहले इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जो प्रोसीजरल पैराडाइम थी जिसमें आपने प्रीवियसली काम किया, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है, ठीक है, और किस तरह की जो है वो हमें इम्प्रूवमेंट्स देती है।